अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार सिर्फ ये साबित कर दें कि नैब केस साबित नहीं कर सका, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है और ये इस्तदा की है और ये कहा है कि बतौर सेनेटर वीडियो लिंक पर हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। तो क्या यह मुमकिन हो सकेगा या नहीं, और उसके साथ साथ बात करेंगे फैसल वाडा का नाअहली के मामले के ऊपर कि किस तरह से अभी फैसल वाडा साहब किन बुनियादों के ऊपर और किन ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर आला से रुजू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या वो कौन सी 3 बड़ी अदालती नजीरें हैं जिनको इस स्पेसिफिक केस के अंदर नजरअंदाज किया गया है। और बात करेंगे क्या इलेक्शन कमीशन के पास 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार है या नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस के हवाले से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, शरीफ खानदान के खिलाफ भी घेरा तंग हो चुका है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सब ताखीरी हरबे जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से या शरीफ खानदान के जो इख्तियार किए जा रहे थे वो नाकाम होते जा रहे हैं, क्योंकि फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। क्या शरीफ खानदान जाली अकाउंट्स केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और शरीफ खानदान को कितना नुकसान हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाजरीन हम बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से कि ये दौरा चीन मुल्क की मईशत के लिए कितना अहम साबित हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है और इन पैरेलल चीन को क्या फायदा हुआ है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि वजीर आजम के दौरे चीन में होने वाले मुआहिदे कैसे IMF का मुतबादिल बन सकते हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर माशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी होंगे, उनसे ये पूछेंगे कि दौरा कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट रहा है। नाजरीन, गेस्ट का तारुफ करवा मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज एवनफील्ड केस की समाअत हुई है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अहम रिमार्क्स आए हैं जिसमें सुनने को यह भी मिला है कि जब हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है, तो मरियम नवाज ने यस भी आहिस्ता से कहा और काफी खुश भी दिखाई दी। तो आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें क्या क्या अहम रिमार्क्स सामने आए हैं? देखिए, इस प्रोसीडिंग के हवाले से तफसीली बात तो सदीक साहब करेंगे, लेकिन मरियम नवाज का जो केस है, एवनफील्ड रेफरेंस वाला मामला जो है, इसमें एक चीज जरूर एस्टैब्लिश हो रही है कि नैब इसमें परेशान दिखाई दे रहा है। देखें, एहतसाब अदालत से जो जज मोहम्मद बशीर की अदालत में से ये सजाएं हुई हैं, उसमें जो अब ऐसा लग रहा है कि नैब ने उस वक्त जब ये केस चल रहा था तो ज्यादा इक्तफा इसी चीज पर किया था कि मियां नवाज शरीफ अपनी मनी ट्रेल ने और जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके बेनिफिशियल ऑनर होने के हवाले से ये तमाम चीजें ऐसे लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो इन फ्री कैन पे जो है वो डाल दी गई थी। और उसी के नतीजे में, क्योंकि नैब की एक क्लॉज है जो ये कहती है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसने इसको एस्टैब्लिश करना होता है कि ये मनी ट्रेल जो है ये इसको एस्टैब्लिश करना होता है, ये रकम कहां से आई थी। लेकिन जो अब तक की जो अब सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें अब एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं, इसमें अब नैब पर जिम्मेदारी है उसने ये एस्टैब्लिश करना है कि मरियम नवाज साहिबा जो है ये कैसे इसमें बेनिफिशियल ऑनर थी, क्योंकि बेनिफिशियल इसमें होना इस केस में उसी की बुनियाद पे मरियम नवाज साहिबा को जो है इसमें सजा हुई थी, जहां शरीफ खानदान ने अभी तक अपनी मनी ट्रेल इसमें देनी है, उन अपार्टमेंट्स के हवाले से, उन फ्लैट्स के हवाले से
लेकिन नैब पर भी यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने भी ये एस्टैब्लिश जरूर करना है कि मरियम नवाज का इससे क्या ताल्लुक था। ठीक है, आज की क्या प्रोसीडिंग रही, इस की तरफ आऊंगे। सिद्दीक, बताइएगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम प्रोसीडिंग रही है, मरियम नवाज की तरफ से मुख्तलिफ एक उनका रूप देखा गया है, जजेस की तरफ से क्या रिमार्क्स आए और नैब प्रोसिक्यूटर क्या मौक़िफ़ लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे? देखें, आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही सवाल हैं जो 17 नवंबर की समात में जो नैब के वकला हैं उनके सामने में रख दिए गए थे। 8 से 10 सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं नैब के वकला ने, और वही वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगर वो देंगे तो उन्हीं के ऊपर ही केस का फैसला हो जाएगा। जो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जिस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, पहले तो आप ये देखें कि जिस जज साहब के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जिस जज साहब के हवाले से इन्होंने अपना एक बयान हल्फी दिया, एक राना शमीम के जरिए उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई, उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। अब मरियम नवाज साहिबा 17 नवंबर की समात पर भी यही हुआ और आज की समात के बाद भी यही हुआ कि मरियम नवाज साहिबा उन रिमार्क्स को अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं। देखें, ये अपील का मरला है, नैब को सवालों के जवाब देने हैं। जो अपील होती है जब इस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील चल रही होती है, तो उस मौके पे ये 2020 मैच की तरह होता है। ये ऐसा नहीं होता कि जजेस ने आज आपसे सवाल पूछे और आप कहें जी हम परसों जवाब देंगे, हम हफ्ते बाद जवाब देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको फौरी तौर पर जवाब देने होते हैं। नैब की टीम के लिए बड़ा मुश्किल मरला है, क्योंकि ये हमें देखना होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये कोई इतना आसान केस नहीं है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स बाहर से मंगवाए गए, क्योंकि शरीफ खानदान की हिकमत अमली क्या थी? इनकी हिकमत अमली ये थी, जब पनामा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 5 जजेस जब इनका केस सुन रहे थे, उस वक्त 2 बातें उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी आपसे कोई सवाल करते हैं तो आप चंद रोज बाद जब अगली समाअत होती है तो उस पर आप उस सवाल के जवाब में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके ले आते हैं। बल्कि अजमत से शेख साहब ने तो एक बार कहा था कि हमने अगर आपसे टाइटैनिक का सवाल पूछ लिया, आप उसकी भी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स बनवा के ले आएंगे। दूसरी बात यह कही गई थी अदालत की जानिब से कि आपकी हिकमत अमली ये थी कि जजेस कुछ पूछें तो बताएं नहीं, कुछ मांगे तो वो दें नहीं, दें तो वो जाली दें, और फिर उनको इतना कुछ दे दें कि आप खुद कुछ निकाल सकते हैं तो निकाल लें। ये हिकमत अमली रही है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन इस वक्त केस में नजर यही आ रहा है, जो एक तासुर बनता जा रहा है, जो पब्लिक परसेप्शन बनती जा रही है, वो यही है कि नैब के वकला अभी तक जवाब देने में नाकाम नजर आते हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अभी ये मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है इसको अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि नैब को उन सवालों के जवाब देने हैं जो 8 सवाल जजेस ने पूछ रखे हैं। उसमें ज़ाहिर है एक सवाल यही है कि आपने कैसे ये चीज़ इस्टेब्लिश की है कि ये जो असासे हैं ये नवाज शरीफ साहब के पैसों से बने हुए थे, ये नवाज शरीफ साहब इनके पीछे थे, नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के नाम पर बनाए हुए थे। आपके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप मरियम नवाज साहिबा का तल्लुक साबित कर रहे हैं? और अगर ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ साहब ने गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से हासिल की और वो हासिल करके उन्होंने बेटी को गिफ्ट कर दिए, तो इससे मरियम नवाज का क्या कसूर है? मरियम नवाज को कैसे आप कसूरवार ठहरा सकते हैं? और ट्रस्ट डीड के हवाले से भी जाहिर है यही है कि ट्रस्ट डीड जिसको आप जाली कह रहे हैं वो मान रहे हैं, चाहे वो बैक डेटों में हुई। फिर यह है कि जो इसके आप ऐसे समझें कि आसान अल्फाज में जो मलकियत के डॉक्यूमेंट्स थे, अगर वो मरियम साहिबा के पास 2010 में 2011 में थे, तो 2016, 17 में 18 में आकर आप कैसे उस बुनियाद पर उनको जो है वो कसूरवार ठहरा सकते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सवालात हैं, लेकिन ये खैर अगली समातों पे पता चलेगा कि नैब जवाब देने में कामयाब होती है नहीं। नैब कितना कामयाब होता है अपने जवाब दे, तो नेक्स्ट प्रोसीडिंग में ही इस बारे में इल्म हो सकेगा। लेकिन आज जब प्रोसीडिंग के बाद मरियम नवाज मीडिया के सामने आई, तो हमारे एक टीम मेंबर उस्मान चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मरियम नवाज से एक सवाल किया। वो क्या था, जरा ये सुनिए। मैम, आप नहीं समझती हैं अदम एतमाद लाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है? क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है? जैसे आपने पहले भी कहा था, शायद कानवासी साहब भी कह चुके हैं कि जो अदम एतमाद लाते हैं वो हमें पता है। इसी जगह पे आप खड़ी होकर कह चुकी हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, वो भी आवाम का ही एक सेगमेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और जिसके साथ चलना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान के आवाम की आवाज़। उस पर सबको लब्बैक कहना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एक और सवाल भी किया गया, और वो ये था कि क्या आपको कहीं से कोई इशारा मिला है
उस पर मरीम नवाज ने क्या कहा, ये भी सुने। अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, लेकिन आज तक आप लोग सेनेट में कामयाब नहीं हुए। इमरान खान एतमाद का वोट इससे पहले भी असम्बली से ले चुके हैं, आप लोगों को पता है उसमें अपोजिशन का क्या हाल हुआ था। अभी क्या अपोजिशन को कोई इशारा मिला जो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और अदम एतमाद कामयाब भी होगी? मैं इसका जी क्या अब आपका इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई है? मैं इसका जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ कि हालात इस वक्त इसलिए बदलें कि इमरान खान की जो नाकामी है, जो आवाम की बद्दुआएं हैं और जो मुल्क में इस वक्त बदअमनी है, दहशतगर्दी ने फिर से सर उठा लिया है और जो महंगाई का आलम है और आवाम के गुस्से का आलम है, आवाम भरे बैठे हैं, तो हालात इस वजह से बदलें, हालात किसी और वजह से नहीं बदले। और हालात हम समझते हैं कि इस वजह से अब साजगार हैं। हमें ज़रूर ये अटैम्प्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये अटैम्प्ट ज़रूर कामयाब होगी। और मैं पीटीआई के एमएनएज़ और एमपीएस को आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना ना बने, तो इस चीज़ में अब आप जो है वो ये इस गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करें। और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। मुझे नज़र आ रहा है हालात बहुत बदल चुके हैं। अदिल, ये हालात क्या अवाम की वजह से बदले हैं या इशारा कहीं और से मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन 3 साल ये कहती रही कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये न्यूट्रल हो ये इन बकौल इनके कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। अब ये अपने ही उस बयानिए की नफी कर रहे हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट को घसीट के जबरदस्ती इस सियासी गंध में जो है वो लाना चाहते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट से तवक्को ये कर रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत जो है उसको गिराने के हवाले से हमारा साथ दिया जाए। तो इनका न्यूट्रल होने का मकसद सिर्फ यही है कि इनका पर्पज हल हो, ये इसको न्यूट्रल कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके पास लाया अमल क्या है। जो राना सनाउल्लाह का हम मुसलसल 3 दिन से साउंड बाइट चला भी रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इनके लोग तोड़े बगैर तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो आ नहीं सकती। इनके लोग तोड़ेंगे तो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके जो मुखालफीन हैं, यानी जो इनके अपने लोग हैं और जिन लोगों को तोड़ के लाना है उनके मुखालफीन हैं, कैसे उनको कैसे राजी किया जाएगा? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, उसमें मुश्तरका उम्मीदवार कौन होगा? अच्छा, इत्तेहादियों की अगर बात कर लेते हैं, इत्तेहादियों के हवाले से मैंने आपको बताया कि इत्तेहादियों की इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे खुद ये बताएं कि लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें, हम पंजाब के हवाले से अगर बात करें, ना तो चौधरी बरादरान ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं या उनकी जो फैमिली है वो दोबारा से उसी तरह स्ट्रेंथन हो, ना शरीफ खानदान ये अफोर्ड कर सकता है कि जो चौधरी बरादरान है उनका कोई रोल जो है, क्योंकि ये असल में जो राइवल हैं पंजाब में ये एक दूसरे के हैं। चौधरी बरादरान को हर सूरत में उस्मान बुज़दार सूट करता है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को सूट करते हैं या नहीं करते, वो चौधरी बरादरान को करते हैं। और यहां पर भी जो वफाक में इमरान खान की हुकूमत में जो गेन पान मुस्लिम लीग काफ कर रही है, मैक्सिमम उसने जो अचीव करना था वो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्या अगला लाया अमल है, कौन जो मुत्तफिका उम्मीदवार होगा, ये सब चीजें कह देना बहुत आसान है। किसी के पास कोई लाया अमल नहीं है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जैसा फोरम ये डिसाइड नहीं कर सका, मियां नवाज शरीफ को उन्होंने इख्तियार दिया वो ये डिसाइड नहीं कर सके, खुद इनके अपने लोगों के मुतजाद जो है वो बयानात आ रहे हैं। तो ये बात कह देना अदम एतमाद आ रही है, ये बड़ा आसान है। आज बेहतर ये होता कि ये जो अदम एतमाद पे खबरें गर्म है तो आज मरियम नवाज साहिबा लाया अमल का ऐलान करके जाती। सब मुबहम बातें की हैं, किसी बात में मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि इस हवाले से अगला लाया अमल क्या होगा। के हवाले से बातें तो हो रही है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है उसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है और ना ही ऑपोजिशन की तरफ से किसी ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है। अगले मामले की तरफ मूव करूंगी। सिद्दीक मारिया, मैं अदील वड़ाई साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। अदील वड़ाई साहब ने जो बात की है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर तबले जंग बजा दिया है और आज मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद ला रहे हैं।
पहले दाएं बाएं से खबरें आ रही थी, पहले आ रहा था कि हम गौर कर रहे हैं, लाया जा सकता है, लाएंगे। आज उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। सबसे पहली तो बात उन्होंने ये कर दी कि वो अदम एतमाद ला रहे हैं। ये सबसे बड़ा ऐलान था मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मरियम नवाज साहिबा खुद ये कहा करती थी कि अदम एतमाद उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक फौज आपके साथ ना हो, और फौज से तो हमारी लड़ाई है, फौज से तो हम लड़ रहे हैं, हम क्यों फौज की मदद लेंगे। तो एक ये हो गया कि बड़े सियासी भौचाल का आगाज हो गया है। दूसरी खबर मेरे लिए आज की इस मीडिया टॉक में ये थी कि अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून ला रही है और नवाज शरीफ ने उसको एंडोर्स किया है और मरियम साहबा ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। तीसरी मेरे नजदीक खबर आज की इस प्रेस टॉक में ये थी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये तस्दीक मरियम नवाज साहिबा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, फौज गैर जानिबदार है। ये मरियम नवाज साहिबा की तरफ से गवाही आना ये कोई छोटी बात नहीं है। और चौथी जो बात है उस पर मरियम नवाज साहिबा से जो सवाल हुआ कि क्या आपकी फौज से सुलह हो गई है, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहले तो ये कहा करते थे हमारी तो लड़ाई फौज के साथ है, हमारी तो लड़ाई इमरान खान को लाने वालों के साथ है। और आपको पता है मशरिकी मुआशरे में खामोशी को हाँ समझा जाता है, तो मरियम नवाज साहिबा की जो खामोशी है वो ये बता रही है कि उनकी तरफ से अब सुलह हो गई है, आप ये वो अब फौज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इंडोर्स किया है, तो यानी कि मरियम आज प्रेस टॉक में कह रही थी, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब भी तो इसी तमाम मामले के लिए इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। तो मतलब इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम ऑपोजिशन एक पेज पर आ चुकी है। देखिए मारिया, आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में क्या बताया था, हमने बताया था कि पहले नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, और पीडीएम इसी पे बनी। मरियम ये आपको जुमला याद होगा जो मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ का बयानिया ये है कि काम को इज्जत दो, और मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ का बयानिया अब ये है कि शहबाज शरीफ को मौका दो। ये अल्फाज थे मेरे प्रोग्राम में, आपको याद होगा। इस मामले पर उसके बाद नून लीग एक पेज पर है, ठीक है, आगे अगले मामले की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सदीक जान साहब से ये भी पूछे ना, सदीक जान साहब से भी पूछे तो आएगी क्या कैसे? आपको लग रहा है कि आएगी कैसे? क्या आप इसको सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का एक सियासी ऐलान समझते हैं इस तबले जंग को, या आप समझते हैं कि उन्होंने तैयारी भी कर ली है? देखें, मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के कान में किसी ने बात तो ये कह दी है, और ये कह दिया गया है कि आप अदम एतमाद लाएं, और इसकी जो वजूहात हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि मुस्लिम लीग नून जो है ये किस लिए ये सारा कुछ कर रही है, ये किस लिए ये भाग दौड़ कर रही है। इसका ताल्लुक जो है इस साल में होने वाली सबसे बड़ी तकर्री के हवाले से है, सबसे बड़े ओहदे की तब्दीली के हवाले से है। इनको ये तासुर दिया गया है कहीं से कि उसके ऊपर शायद कोई मसाइल हैं, उसके ऊपर कोई पेचीदगी है, उसके ऊपर शायद कोई लड़ाई है। इनको ये लगता है, आपको याद होगा जब अक्टूबर वाला मामला हुआ था और एक तासुर ये बना था कि शायद सिविल मिलिट्री में इख्लाफात हैं, तो आपको याद होगा फैसलाबाद जलसे के अगले दिन मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम सड़कों पर आ रहे हैं, और हम अगले 2 हफ्ते तक सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि उस वक्त भी इनको लगता था कि कोई सिविल मिलिट्री में इख्लाफात हैं और कोई क्राइसिस आने वाला है, और उस क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। इन्होंने उस वक्त सीवी भेजा था, इन्होंने पैगाम भेजा था, इन्होंने कहा था जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, आप हमें हुक्म तो करें, सड़कों पे फसाद करने हम हाजिर हैं, इमरान खान के खिलाफ कुछ भी करने हम हाजिर हैं। तो अब भी ये इनको जो तासुर मिल रहा है, और मैं बता दूं आपको कि कौन इनको ये सब कुछ फीड कर रहा है, उनका नाम है परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब के बारे में अगर आपने जानना है तो जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगा था तो उसके अगले 3 दिन के आप अखबारात पढ़ लें, एक दिन जंग अखबार ने खबर लगाई थी कि मियां शरीफ ने कुछ लोगों से मिलकर यह कहा कि मेरे बेटे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मेरी नाफरमानी की सजा मिली है। मैं इनको कहता रहा हूं कि परवेज रशीद के कहने पर मत लगो। परवेज रशीद ने मेरे बेटों में फौज के खिलाफ नफरत का जहर भरा और मेरे बेटे उसके हाथों में इस्तेमाल होंगे। मैंने तो मना किया था बेटों को, इन्होंने मेरी हुकूमत उली की है, उसकी इनको सजा मिली है। आपकी बात से मैं जो समझ रहा हूं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि किसी ने इनको गलत फैमिली में डाल दिया है और पल्ले कुछ भी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। देखें, इस वक्त इनको ये कहा गया है, इनको ये बताया गया कि मसाइल हैं, ये इसलिए एक्टिव हो गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं एक चीज और, मैं आज आपको बता रहा हूं कि इनको पता है कि इमरान खान साहब एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहे हैं एहतसाब का, और मेरे पास ये खबर है, कंफर्म खबर है कि अपोजिशन के ऊपर इमरान खान साहब पूरा एक प्लान लेकर आ रहे हैं। वो इनके ऊपर कैश ढाने को तैयार हैं। बड़ा सख्त वक्त अपोजिशन का आना है, कब आता है ये कुछ कहने कबल वक्त है, लेकिन वो भी अगले 5-6 माह में आना है। तो ये वैसे ही अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वाकई में इस वक्त इमरान खान साहब को कोई डर है? इसके ऊपर मैं बात करूंगी सिद्दीक आपसे, लेकिन ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के 2 टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस के हवाले से। शरीफ खानदान के खिलाफ घेरा इस वक्त तंग होता जा रहा है और जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे फाइनली वो नाकाम हो चुके हैं और फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। असदुल्ला खान साहब सीनियर सहाफी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। असद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी शरीफ खानदान की तरफ से या शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फाइनली नाकाम हो चुकी हैं और अब फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में आ चुके हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकूंगा कि डिलेइंग टैक्टिक्स नाकाम हो चुके हैं और फर्द जुर्म की तारीख जो है वो यानी या अगली तारीख पर 18 तारीख को फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। मैं इसलिए यकीन से नहीं कह सकता और ना आज अदालत में मैं खुद मौजूद था ना इसका कोई जिक्र हुआ। उसकी वजह यह है कि देखें, जब भी पहली हेयरिंग पे तमाम मुल्जिमों को चालान उनके साथ शेयर किया जाता है, कागजात शेयर कर दिए जाते हैं, तो इसका अल्टीमेटली मतलब यह होता है कि अब अगली तारीख पर आप पे फर्द जुर्म आयद होगी, चार्ज फ्रेम होगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो हो भी पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इस केस में जो है वो 15 के करीब मुल्जिम है। अब सारे मुल्जिम मौजूद होंगे तो चार्ज फ्रेम होगा और कौन जाने के सारे मुल्जिम जो है वो पूरे हो पाएंगे। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है उसमें 5 मुल्जिम है तो वो 5 पूरे नहीं हो पाते। आज 2-2.5 साल हो गए हैं तो चार्ज फ्रेम नहीं हो सका और हम 2 साल से सुन रहे हैं कि अगली तारीख पे चार्ज फ्रेम होगा, अगली तारीख पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही। तो आज ये जरूर हुआ है अदालत में कि जज साहब ने ये कहा, एजाज अवान साहब ने, कि आज ही आप ये कागजात रिसीव करें और यहीं बैठ के इसको चेक कर लें कि कोई कागज मिसिंग तो नहीं है। मतलब ये था उनका कि अगली तारीख पे आके ये मत कहिएगा कि जी चालान में हमारे पास जो है वो चीजें मिसिंग है। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो चांद साहब आए हुए थे उन्होंने कहा, वकला उनके नहीं थे प्रोसिक्यूशन के, लेकिन एफआईए की तरफ से चांद साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इनको चेक करा देते हैं, बाइंडिंग इसकी हुई हुई है ताकि इनका कोई जो है वो कोई एक्सक्यूज ना रहे। तो ये सब हुआ है आज। अब देखें, जो आपने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स खत्म हो गए, मैं एक जुमला सिर्फ अदील साहब कह के फिर आप इसको मुकम्मल करता हूं बात को इनिशियल। वो ये है कि जो आज भी स्ट्रैटेजी जो है वो हमें मुल्जमान की तरफ से वो भूबहू वही लगी जो हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, और वो है एक ही हदफ लेकर अदालत में हम देखते हैं कि मुल्जिम आते हैं और वो हदफ होता है एडजर्नमेंट, अगली तारीख लेना और लंबी तारीख लेने की कोशिश करना। अब ये जज साहब आप इसको डिलेड टैक्टिक्स का नाम नहीं देंगे असद? जी, आप फिर इस चीज को डिलेड टैक्टिक्स का नाम नहीं देंगे? आपने आगाज में कहा ना कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि डिलेड टैक्टिक्स है। नहीं, आपने कहा था कि आप इससे इत्तफाक करते हैं कि अब डिलेइंग टैक्टिक्स खत्म हो गए हैं और अब फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तो मैंने इससे कहा था कि मैं शायद इत्तफाक ना कर सकूं। असद साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं, आए रोज कहते हैं कि अदालतें करप्शन के मुकदमात की जो समात है ये इसमें कोई ताखीर ना करें, इसमें ज्यादा गैर जरूरी इल्तवा ना दें। तो अब ये जो कुछ हो रहा है इसमें आप क्या समझते हैं, ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है या दूसरी जानिब इतनी तगड़ी है, और या वाकई जो एक परसेप्शन पाया जाता है हमारी सोसाइटी में भी, और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करते हैं और ये तासुर देते हैं कि अदालतें ये डिले करती हैं, आपको इन तीनों में से क्या लग रहा है कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स अगर हो रहे हैं या ये सब चीजें हो रही हैं और आपको लग रहा है कि इसमें फर्द जुर्म आपको आयद होती उस तरह से नजर नहीं आ रही, अगरचे वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरह के टैक्टिक्स से इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने भी इस तरह के खदशात का इजहार किया है, तो इन तीनों चीजों में से आपको कौन सा फैक्टर लग रहा है इस केस में? अच्छा आदिल साहब, देखें, अगर हम पिछले जून से लेकर अब तक की चीज देखें ना, तो उसमें हमें जो डिले नजर आया वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया। उसकी वजह यह है कि चालान जो है वो दिसंबर में जाके जमा हुआ और इसमें बार बार ये कहा जाता रहा, मैं इस केस को शुरू से कवर कर रहा हूं, तो उसमें जज साहब हमेशा बरहम होते थे प्रोसिक्यूशन पे, एफआईए पे, उनके वकला पे कि आप चालान जमा करवाएं, तो वो ये कहते थे कि जी हम दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगरचे ये जो 6 महीने लगे हैं, ये इतना बड़ा चालान और इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में ये टाइम लग सकता है, मैं मानता हूं इस बात को, ये टाइम लगता है, तो लेकिन अब मौका आया है कि अब जो डिले आइंदा होगा वो शायद प्रोसिक्यूशन की तरफ से ना हो, क्योंकि अब जो है वो चालान जमा हो चुका है, अब इस पर का ट्रायल शुरू होना है। तो अब जो है वो देखें, आज मिसाल के तौर पे अमजद परवेज साहब नहीं आए और कहा गया कि जी अमजद परवेज साहब आज मौजूद नहीं है। अब जिस दिन कुछ ऐसा लगता है कि आज कुछ हो सकता है तो अमजद परवेज साहब उस दिन छुट्टी कर लेते हैं
और ये भी होता है कि वो एक अच्छा, अदालत में कहते हैं, असद साहब मतलब ये न्याय अदालत बताएं में कहेंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दूसरी अदालत में वो पेश हो जाएंगे। तो असद इस तरह साहब की चीजें होंगी। लीडर ऑफ अपोजिशन का असद साहब, ये केस है और कहा जा रहा है कि उनके सियासी कैरियर का सबसे खतरनाक केस है, और यही वजह है कि अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं उसमें एक हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना एक ये फैक्टर भी हो सकता है। आप दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके जो केसेस हैं, जो करप्शन के इल्जामात हैं, उनको भी कवर करते हैं लाहौर में, मातहत अदलिया में भी और जो बड़ी अदालतों में भी। आपको ये केस अब जो फर्द जुर्म आयद होने की स्टेज तक पहुंच गया है, आपको इसमें कुछ सब्सटेंस नजर आ रहा है? वाकई वो जो 4000 सफात हैं और इसमें जो चीजें सामने आई हैं, और दूसरी जानिब की परेशानी भी ये बता रही है कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ जरूर है। आपको इस केस में कोई ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई जो कहा जाता है कि ये केस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा खतरनाक कानूनी और सियासी हवाले से? अच्छा आदिल भाई साहब, बात यह है कि ये वाकई एक बड़ा तगड़ा केस है, क्योंकि इसमें एक एक बैंक अकाउंट नंबर और बैंक की ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड साथ में अटैच किए गए हैं। ये पूरा जो 64 सफात का चालान और फिर 4000 डॉक्यूमेंट्स उससे साथ अटैच किए गए हैं। अगर आप सिर्फ 64 सफात का चालान ही देख लें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि 14 लो इनकम जो उनके मुलाजिमीन थे उनके 28 बैंक अकाउंट थे, 16 अरब की ट्रांजैक्शन, और उस चालान में वो 16 अरब पूरे होते हैं। अगर आप कैलकुलेट कर लें वो 16 अरब पूरे होते हैं तो हर अरब रुपए की या हर रुपए की एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड मौजूद है। अब इतनी तफसील से अगर जो है वो सारी चीजें मौजूद हैं तो बहुत मुश्किल होगा, और फिर वो तमाम लोगों की स्टेटमेंट लेकिन असद साहब, ये चीजें, ये व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसे जो है ना हाथ की सफाई से इसमें दिखाई जाती है कि आप देख लें कि अभी हमने रिसेंटली ये केस की बात की पहले चंक में, और उसमें शरीफ खानदान से जब ये पूछा जाता है कि आपके लंदन अपार्टमेंट जो है ये कहां से आए, मनी ट्रेल वो नहीं देते, लेकिन वो नैब को कह देते हैं साबित करें हमने करप्शन की है। वो ये कह देते हैं साबित करें कि मरियम नवाज जो है वो बेनिफिशियल ऑनर है। वो ट्रस्ट डीड जो है वो जाली आ जाती है, साबित हो जाती है, उसमें वो फॉन्ट्स के इशू आ जाते हैं, सब चीजें एस्टैब्लिश हो जाती हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन इधर आके हार जाती है। ये भी जो अरबों रुपए के केस, ये जो अरबों रुपए उन चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट में आए हैं, वो मियां शहबाज शरीफ का जो स्ट्रांग पॉइंट है वो तो यही होगा ना कि इसका मेरे साथ लिंक एस्टैब्लिश करें। जी अच्छा देखें अदील साहब, अगर आप दूसरे केस को देखें ना जो मनी लॉन्ड्रिंग का नैब कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें अगर आप देखें क्या हुआ है, उसमें भी 110 के करीब गवाह हैं, इसमें भी 100 के करीब गवाह हैं, उसके अभी तक 10 गवाह रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा, अब वो 0 से शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि नुसरत साहिबा जो है उन पर चार्ज फ्रेम हुआ है। अब फिर उसके बाद मलिक अली अहमद है, उसको अब गिरफ्तार किया गया है और उसने जो है वो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। तो जब भी किसी नए मुलजिम पर चार्ज फ्रेम होता है, आप जानते हैं कानून का तकाजा यही है कि वो शुरू से सारे गवाहान रिकॉर्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। तो इस वक्त स्टेज 1 पे खड़ा हुआ है वो वाला केस भी, बावजूद इसके के 2 साल गुजर गए हैं। तो हमारा जो अदालती निजाम है और फिर इसको लटकाने के जो हजार हरबे हमारे पास या वकला के पास, लीगल टीम के पास मौजूद होते हैं, इस सिस्टम में रहते हुए चीजों को कंक्लूड करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। बावजूद इसके कि अब नैब का केस जो है उसको भी अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है हर चीज तो मौजूद है, हर चीज तो पता है, लेकिन ट्रायल मुकम्मल होने से पहले तो किसी को सजा दी नहीं जा सकती। अब ट्रायल मुकम्मल करना इस अदालती निजाम में एक पूरा काम है, 100 गवाहों को रिकॉर्ड करना पूरा काम है। गवाह ऐसे ऐसे गवाह नैब अदालत में मौजूद है जो 6-6 महीने से आ रहे हैं, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। क्यों? कभी अमजद परवेज साहब नहीं है, कभी कुछ मसला हो गया, कभी मुलजिम पूरे नहीं, मुलजिम के सामने बयान रिकॉर्ड करना होता है। आज हाजिरी मुआफी की दरखास्त आ गई है, आज वकील बीमार है, आज कोरोना हो गया है, आज कोविड में है। तो इस तरह की जो चीजें चलती हैं उसके नतीजे में एक बात आगे बढ़ नहीं पाती। तो हम अगर इस केस को उसी केस पर चलता हुआ देखें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कंक्लूड होगा जल्दी। ठीक है, यानी कि अभी इसमें टाइम और मजीद लगेगा। हम अभी ये नहीं कह सकते कि हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बहुत शुक्रिया असद, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया है। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ देंगे। नाज़रीन, बात करेंगे फैसल वाजा नाहली मामले के हवाले से। अब
जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग फैसल वाडा साहब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनकी बिना पर आला अदलिया से रुजू कर सकते हैं? तो अदिल, आपकी तरफ आऊंगे। फैसल वाडा नहली केस के हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या अमूमन बातें की जा रही है कि 3 ऐसी बड़ी अदालती नजीरें हैं जिसको इस स्पेसिफिक केस के अंदर नजरअंदाज किया गया है। सबसे पहले चाहूंगी वो पॉइंट आउट कीजिएगा वो कौन से 3 बड़ी अदालती नजीरें हैं, एंड सेकेंड, अब किन ग्राउंड्स पर फैसल वाडा साहब आला अदलिया से रुजू करेंगे? जी देखें, फैसल वाडा साहब को एक तो डिस्क्वालीफाई किया गया जो उनका कौमी असम्बली का टेन्योर था जुलाई 2018 से लेकर मार्च 2021 तक, फिर उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद जो अहम बात ये थी कि उन्हें उसके बाद जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा शरीयत तर्क होने के बाद, तो ये भी है डिबेटेबल है कि क्या कौमी असम्बली की जब टेन्योर था उसमें वो राइट टाइम पे शरीयत तर्क कर चुके थे या नहीं, क्योंकि ये इसमें एक आगे एक अदालती फैसले में बड़ी अहम चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन उनको सेनेट की जो रुकनीयत है उससे भी बल्कि फॉर लाइफ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसमें 2 अदालती नजीरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऐसी हैं जो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, जो हालिया हैं। उसमें एक जस्टिस साकिब निसार साहब का फैसला है उनकी अदालत का, जिसमें सादिया अब्बासी जो कि शायद हकान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं, और मुराद अली शाह साहब का जो अलग से केस है, सादिया अब्बासी और हारून अख्तर की डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस है, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई अदालत ने करार दिया दोहरी शरीयत पर, और दोहरी शरीयत पर इन्हें नाअहल करार देने के बाद उसमें यह नहीं लिखा गया कि इन पर 62(1)(f का भी इन पर इतलाक होता है। और यही वजह है कि 2018 में वो डिस्क्वालीफाई होती हैं और उसके बाद 2021 के इंतखाबात में वो दोबारा से इलेक्शन लड़ती हैं और नून लीग की जानिब से सेनेटर बनती हैं। इसी तरह मुराद अली शाह केस जो है उसमें अदालत ये करार दे चुकी है कि उन्हें ताहियात वो नाअहल नहीं है। उन्होंने 2018 का जो इलेक्शन लड़ा था वो उस इलेक्शन को लड़ने के अहल थे, और इसमें जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी थी इस फैसले में कि मुराद अली शाह ने 29 सितंबर 2012 को शरीयत तर्क करने के लिए अप्लाई किया था और 18 जुलाई 2013 को कैनेडियन अथॉरिटीज ने सर्टिफिकेट जारी किया था। तो रिटर्निंग अफसर ने तो उसमें कुछ नहीं लिखा कि उन्होंने गलत काम क्या किया। फैसल वाडा के केस में भी यही है कि उन्होंने जून 2018 के पहले हफ्ते में जब कागजात नामजदगी जमा कराए उस वक्त तक वो रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके थे। ठीक है, अब ब्रेक बजाने से पहले ये बता दीजिएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास 62(1)(f के तहत नाअहली का इख्तियार है ताहयात नाअहली करार देने का? जी, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का एक फैसला है जब वो सिंध हाई कोर्ट में थे, और सिंध हाई कोर्ट इसमें ये कह चुकी है कि 62(1)(f जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ, ये उसका काम है इसको डिक्लेयर करना, और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार उस फैसले के मुताबिक भी नहीं है। और क्या दोहरी शरीयत पर 62(1)(f का इतलाक होता है, ये भी 2 हालिया सुप्रीम कोर्ट की अदालती नजीरें मौजूद हैं, और उस इन्हीं ग्राउंड्स पर जो है वो के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 और सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला, इस केस में भी गेम पलट सकता है या नहीं, ये अब एक और नया क्वेश्चन जो है वो रेज हो चुका है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा चीन के हवाले से कि वो कितना अहम रहा है और मुल्क की मईशत को कितना फायदा उसने दिया है। इसलिए हमारे साथ डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी होंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से, क्योंकि इस दौरा चीन के बाद मुल्क की मईशत में क्या कोई असर पड़ा है या नहीं, इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन में होने वाले मुआहदे कैसे IMF का मुतबादिल हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस वक्त रेज हो रहा है। अदील, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन था उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मुल्क की मईशत के लिए कितना अहम साबित हुआ ये? देखें, दौरा चीन में जो असल गेम चेंजर जो चीज थी वो था CPEC का दूसरा फेज। CPEC के दूसरे फेज में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो जो लोग बरसों से पूछ रहे थे कि ये CPEC है क्या, ये CPEC हमें देगा क्या,
तो ये वो मरहला है कि जब अब सी पैक के सम्राट जो हैं वो लेने का, इसका फल खाने का वक्त आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि मैं सिर्फ एक टेक्सटाइल यूनिट की ही बात अगर करूं, जिसका लाहौर कसूर रोड पर लगाने के हवाले से वो तकरीबन कोई 60-70 ठीक है अरब रुपए अदील, की वो डॉक्टर इन्वेस्टमेंट इशफाक है। हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले जानना चाहूंगी, वजीर आजम के दौरा चीन के हवाले से बहुत सारे इस वक्त सवालात हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा दौरा साबित रहा, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी बीइंग माहिर माशियात, आप क्या समझते हैं वजीर आजम का दौरा चीन क्या मुल्की मईशत के लिए अहम साबित हुआ है? इस बातों को आप परेशान ना हुआ करें कि कौन क्या कहता है। आप किसी भी उनके सियासी मुखालिफिन से बात करेंगे, वो कहेंगे यार तो कुछ भी नहीं हुआ। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे बहुत कुछ हुआ है। अब मेरा जो व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कामयाब दौरा था। अच्छा। और मैं ये बिल्कुल दिल की गहराई से कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बहुत कामयाब दौरा था। और इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो तय पा गई हैं कि हमने अब आगे क्या करना है। चीन इस वक्त इतना ज्यादा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ा हुआ था कि खुद हमारे जो अपने डेलीगेशन के मेंबर थे वो भी परेशान थे कि ये शी जिनपिंग तो बिल्कुल ही जो हम कह रहे हैं वो करने को तैयार है। तो ये इस लिहाज से मैं कहूँगा कि इंतहाई अहम दौरा था पाकिस्तान की मईशत के लिए। इसमें बहुत सारे बेहतरी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब लोगों ने तो मजाक उड़ाया। नहीं लोगों को की बातें छोड़ो, इसको लोगों की बातों पर परवाह ना करो। लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन मैं एज ए प्रोफेशनल ये समझता हूँ कि जो चीजें मैं 3-3.5 साल से कह रहा था प्राइम मिनिस्टर को कि सर ये करें, वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। तो मैं कैसे कहूँ कि ये गलत हुआ है। ये बहुत जबरदस्त कामयाब दौरा था, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखो चाइना हर वक्त हर लम्हे तैयार है, जो हम उनसे मांगते हैं वो देने को तैयार है। अब हम पे डिपेंड करता है। चाइना ने सब कुछ हमने जो कहा उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम ये करेंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उससे हासिल कर सके। चीजें सब मौजूद हो गई हैं, हमें जाके वहां से जो चीजें जो फल है वो फल हमें उनसे हासिल करना है। और यही बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब क्या ये IMF का मुतबादिल हो सकता है? ऑफ कोर्स, ये तो मैं कब से कह रहा हूँ ये चीज कि IMF से निकलो और यही आपका मुतबादिल है। और मेरा ख्याल ये है कि इस दौरे में इसी किस्म की कोई बातें हुई होंगी कि वो चाइना इतना ज्यादा वो था कि जी आप जो मांग रहे हैं वो हमें हाँ कर रहे हैं कि ठीक है, लेकिन अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे क्या हासिल कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इस कामयाब दौरे को इसके फल के लिए जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर 15 दिन में या 1 महीने में ये सीपैक अथॉरिटी के जो कंसर्न लोग हैं उनकी एक मीटिंग करे और उनसे पूछे कि भाई हमें उसमें बताओ कि क्या प्रोग्रेस जा रही है। प्रोग्रेस अगर प्राइम मिनिस्टर हर महीने लेते रहेंगे तो ये जो डिस्कस करके वहां आए हैं वो बिल्कुल कामयाब होगा। ठीक है, चीन इस अगर वक्त देने प्राइम के मिनिस्टर लिए साहब ना छोड़ देंगे वजीरों पे तो ये फिर ऐसी यानी कि दौरा बहुत अहम रहा है। अब चीन सब कुछ देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान उससे किस तरह से फायदा उठा सकता है और वजीर आजम को खुद इसको फ्रंट फुट पर आकर देखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, प्रोग्राम को टाइम दिया। टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह इस पे किसी दिन डिटेल से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन अगले हफ्ते मुलाकात, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।